हेलो बच्चों, मैं मनीष खंडेलवाल आया हूं लेकर आपके अपने चैनल ब्रेनी बिल्डर्स को। जैसा कि आपको मालूम होगा कि मैं इस चैनल पर स्कूल जाने वाले छात्रों के लिए विभिन्न विषयों पर प्रेजेंटेशंस पोस्ट करता हूं। आजकल मैं क्लास 10th के विज्ञान के छात्रों के लिए प्रेजेंटेशंस दे रहा हूं। क्लास 10th के विज्ञान के विद्यार्थियों को मालूम होगा कि उनकी विज्ञान की पुस्तक 3 भागों में विभाजित है: भौतिकी, रसायन विज्ञान एवं जीव विज्ञान। मेरा पिछला प्रेजेंटेशन भौतिकी के एक विषय प्रकाश, परावर्तन एवं अपवर्तन पर था, जिसमें हमने पढ़ा था प्रकाश के परावर्तन के बारे में जो दर्पण से होता है। इस प्रेजेंटेशन में हम प्रकाश के अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे, जो प्रकाश की किरण के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर होता है। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम प्रकाश के गुण एक बार फिर पढ़ लेते हैं। पहला गुण है कि प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है। दूसरा गुण है कि प्रकाश की गति निर्वात एवं वायु में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, यानी 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है। बच्चों, मैंने पिछली बार दर्पण में इसको गलती से बोला था 30,000 किलोमीटर पर सेकंड। उसके लिए हालांकि मैंने कार्ड भी पोस्ट कर दिया है। तो प्रकाश की गति मीटर में होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड और किलोमीटर में होगी 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। तीसरा गुण है कि प्रकाश कणों एवं तरंगों के रूप में यात्रा करता है। चौथा गुण है, यदि प्रकाश किसी अपारदर्शी सतह पर गिरता है तो उसकी छाया दूसरी ओर पड़ती है, क्योंकि प्रकाश एक सीधी रेखा में पड़ता है। कोई अपारदर्शी सतह पर अगर प्रकाश गिरेगा तो प्रकाश को जाने नहीं देगी ये सतह, इसलिए इसकी छाया दूसरी ओर पड़ेगी। और आखिरी गुण हम कह सकते हैं कि प्रकाश को चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, माध्यम में चल सकता है लेकिन इसको आवश्यकता नहीं है। ये जानते हैं प्रकाश के अपवर्तन के बारे में। प्रकाश की गति अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होती है। अलग अलग माध्यमों का मतलब, जैसे वायु एक माध्यम है, कांच एक माध्यम है, जल एक माध्यम है। तो प्रकाश की गति जो होती है वो अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होती है। हमने पढ़ा था पीछे कि वायु में या निर्वात में प्रकाश की गति 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। तो कांच में अलग होगी, जल में अलग होगी। और जो अपवर्तन होता है वो प्रकाश के इसी गुण के कारण होता है। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, जैसे ये आप देखें कि ये आपतित किरण है, प्रकाश की किरण लाल रंग की, ये वायु से आई, ये बाहर जो है ये वायु का माध्यम है, ये कांच में प्रवेश किया इसने। क्योंकि इन दोनों में प्रकाश की किरण की जो गति है वो अलग अलग है, तो अपवर्तन होगा। अपवर्तन के कारण आप देख रहे हैं कि ये प्रकाश की किरण अपने मार्ग से विचलित हो गई, मुड़ गई है। इसी गुण को कहते हैं अपवर्तन। तो जब वायु से कांच में प्रवेश किया प्रकाश की किरण ने, तो आप देखेंगे अपने मार्ग से विचलित हो गई, अपने मार्ग से मुड़ गई है। और फिर जब कांच से वायु में जा रही है प्रकाश की किरण, तो फिर ये अपने मार्ग से हट गई। अगर कांच का ये जो स्लैब है ये नहीं होती तो प्रकाश की किरण हमारी इस मार्ग से जाती। ये डॉटेड लाइंस आप देख रहे हैं। लेकिन हमने कांच का स्लैब बीच में रख दिया, इसके कारण यहाँ पे अपवर्तन हुआ और दोबारा से अपवर्तन हुआ। तो आप देखेंगे कि दोनों के बीच में, हालांकि ये पैरेलल है, समांतर है, लेकिन यहाँ पे दोनों के बीच में विस्थापन है, गैप है। और ये विस्थापन किसके कारण हुआ है? अपवर्तन के कारण। 2 बार अपवर्तन हुआ, एक बार यहां हुआ अपवर्तन, एक बार यहां हुआ अपवर्तन। और बच्चों, ये अपवर्तन जो है ये निर्भर करता है माध्यमों के अपवर्तनांक पर, जैसे वायु का कितना है, कांच का कितना है, और फिर माध्यम की मोटाई पर। यहाँ पे कांच है तो हमने लिखा है कांच की मोटाई पर, तो इसकी मोटाई पर और इनके अपवर्तनांक पर यह निर्भर करेगा कि विस्थापन कितना होगा।
बाकी जितने भी एंगल के बारे हैं इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अब हम पढ़ते हैं अपवर्तन के नियम। जैसे हमने पढ़े थे परावर्तन के नियम, वैसे ही अपवर्तन के भी नियम होते हैं। अपवर्तन में आप देखेंगे कि ये प्रकाश की किरण है, वायु से आई और ये कांच में प्रवेश किया इसने। तो जो आने वाली किरण है उसको हम कहेंगे आपतित किरण। जैसे कि हमने परावर्तन में पढ़ा था, ये हो गई आपतित किरण। जिस बिंदु से इस किरण ने दूसरे माध्यम में यानी कि कांच में प्रवेश किया है, उस बिंदु से अगर हम कोई अभिलंब खींचे तो उस अभिलंब से और आपतित किरण के बीच का कोण कहलाया जाएगा आपतन कोण। ये हो गया आपतन कोण। जब प्रकाश की किरण कांच में प्रवेश किया तो उस अपवर्तन के कारण उसने अपना मार्ग बदला, वो झुक गई, तो ये किरण हो गई हमारी अपवर्तित किरण। और अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण कहलाया जाएगा अपवर्तन कोण। वहां पे था आपतन कोण और परावर्तन कोण, यहां पे आपतन कोण और अपवर्तन कोण। जो इसके नियम है वो दो नियम है। पहला नियम बिल्कुल समान है परावर्तन के, कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब ये तीनों एक ही तल पर होते हैं। वहां पर था आपतित किरण और फिर वो परावर्तित होती थी। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक तल पर होते थे। ये परावर्तन का नियम था। अपवर्तन का नियम है आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब ये तीनों एक ही तल पर होते हैं। दूसरा नियम बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिए। किसी दिए गए रंग और माध्यम के लिए आपतित किरण, अपवर्तित किरण के कोण की ज्या का अनुपात स्थिर होता है। बच्चों यहां पे देखिए किसी दिए गए रंग के लिए भी आ गया है। मैं आपको थोड़ा सा भी यहां पे बता देता हूं कि प्रकाश की जो श्वेत किरण होती है वो 7 रंगों से मिलकर बनती है, और हर एक रंग का जो अपवर्तन होता है, हर एक रंग की जो किरण है वो अलग अलग विचलित होती है, उसका अपवर्तन अलग अलग होता है। तो किसी दिए गए कोई एक रंग आप देखेंगे, अगर किसी दिए गए रंग के लिए और किसी दिए गए माध्यम के लिए, जैसे वायु और कांच हमने फिक्स कर लिया या कोई हमने कलर जो है रंग हमने फिक्स कर लिया, तो उसके लिए आपतित किरण और अपवर्तित किरण के कोण की ज्या का अनुपात स्थिर होता है। तो अगर हम यहां देखें, आपतन कोण हमारा ये है और परावर्तन कोण ये है, तो इनकी जिया का अनुपात, जिया क्या हो गई, साइन थीटा आई अपॉन साइन थीटा आर। सो साइन थीटा आई अपॉन साइन थीटा आर, इसका अनुपात स्थिर होता है, कांस्टेंट होता है। साइन थीटा आई अपॉन साइन थीटा आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये होता है स्नेल का नियम, राइट। आइए जान लेते हैं अपवर्तन के स्वभाव के बारे में। अपवर्तन के स्वभाव से पहले हमें मालूम होना चाहिए कि सघनता क्या होती है, किसी भी माध्यम की सघनता क्या होती है। बच्चों माना कि हमें एक दिया गया, हमारे पास आयतन है, दिया गया वॉल्यूम है, जैसे 1 मीटर बाई 1 मीटर बाई 1 मीटर का। उसमें हम अगर दो माध्यम को वेट करें, दो माध्यम को तोलें, तो जिस माध्यम का वजन ज्यादा होगा उसको हम बोलेंगे वो अधिक सघन है। तो दिए गए वॉल्यूम में, दिए गए आयतन में जिस माध्यम का जो वेट हो, जो मास होगा वो ज्यादा होगा, उसे हम अधिक सघन बोलेंगे। उदाहरण के लिए हमने 1 मीटर बाई 1 मीटर बाई 1 मीटर का माना कोई एक बॉक्स लिया, उसमें हमने पहले हवा भरी, उसको मेजर कर लिया, उसको नाप लिया, उसके बाद हमने उसमें कांच भरा, हमने फिर उसको नापा। तो आप निश्चित तौर पर बोलेंगे कि कांच का वजन ज्यादा होगा, और इसीलिए हम बोलते हैं कांच जो है वो अधिक सघन है। अब यहां हम बोलते हैं कि प्रकाश की एक किरण कम सघन माध्यम से यानी वायु से अधिक सघन माध्यम में प्रवेश करती है। यहां पे वायु है और ये अधिक सघन है। जो माध्यम कम सघन होगा उसका अपवर्तन सूचकांक भी कम होगा। तो यहां पे कम सघन है
कम इसका अपवर्तन सूचकांक भी है। ये माध्यम अधिक सघन है और ये इसका अपवर्तन सूचकांक भी अधिक होगा। तो प्रकाशीय किरण वायु से आई और अधिक सघन माध्यम में प्रवेश किया उसने, यानी कांच में उसने प्रवेश किया। आप देखेंगे कि प्रकाशीय किरण ने अपना मार्ग बदल लिया है। बच्चों, आपतित किरण जिस बिंदु पर कम सघन माध्यम से अधिक सघन माध्यम में प्रवेश करती है, उस बिंदु पर अगर हम एक अभिलंब खींचे तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण जो है उसे हम कहते हैं आपतन कोण। और जो अपवर्तित किरण है, जो दूसरे माध्यम में जब किरण प्रकाश की गई और वो उसने अपना मार्ग बदला, तो उसे हम कहेंगे अपवर्तित किरण। तो अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण हो गया हमारा अपवर्तन कोण। और जब प्रकाश की किरण कम सघन माध्यम से अधिक सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अभिलंब की ओर झुक जाती है। आप देखेंगे अभिलंब है, इसकी तरफ झुक गई। अब यही प्रकाश की किरण, ये कांच है, सपोज ये माना कांच है हमारा, कांच से फिर वो निकली वायु की तरफ। यहां आप देख लें ये अधिक अपवर्तन सूचकांक हो गए, ये माना कांच हो गया, अब अधिक सघन ऊपर हो गया, कम सघन नीचे हो गया। अब कांच से वायु में प्रवेश किया इसने। और जिस बिंदु से प्रकाश की किरण अधिक सघन माध्यम से कम सघन माध्यम में प्रवेश करती है, उस बिंदु पर अगर हम कोई अभिलंब खींचे तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण आपतन कोण और अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण अपवर्तन कोण। तो आप देखेंगे अगर प्रकाश की किरण अधिक सघन माध्यम से कम सघन माध्यम की ओर प्रवेश करती है तो वो अभिलंब से दूर हट जाती है। एक बार दोबारा बोलूंगा बेटा, कम सघन माध्यम से अधिक सघन माध्यम में अगर प्रकाश की किरण आती है तो वो अभिलंब से की तरफ झुक जाती है, और अगर अधिक सघन माध्यम से कम सघन माध्यम की तरफ जाती है तो प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर हट जाती है। यही इसका एक स्वभाव है। अब बच्चों पढ़ते हैं अपवर्तन सूचकांक के बारे में, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें एक ना एक सवाल जरूर आता है। तो इसमें किन्हीं दो माध्यमों में प्रकाश के वेग के अनुपात को कहते हैं हम अपवर्तन सूचकांक। जैसे माना हमारे पास दो माध्यम है, माध्यम 1 और माध्यम 2। कुछ भी हो सकता है, वायु कांच, कांच वायु, कांच जल, जल वायु, कुछ भी दो माध्यम हो सकते हैं अलग अलग। तो अगर हम लिखते हैं N21, तो इसका यहां पे N21 का मतलब होता है माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक। माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक या अपवर्तन सूचकांक। तो जिसका हमें निकालना है वो पहले आएगा, दो का निकालना है तो 2 आएगा, 1 के सापेक्ष निकालना है तो 1 बाद में आएगा। ये बराबर होता है माध्यम 1 में प्रकाश के वेग का, माध्यम 1 में क्या प्रकाश का वेग है मेरा, डिवाइडेड बाय माध्यम 2 में प्रकाश का वेग। तो जिसका हमें अपवर्तनांक निकालना होता है वो नीचे आ जाता है, उसमें प्रकाश का वेग नीचे आएगा। जिसके सापेक्ष में निकालना होता है वो ऊपर आ जाएगा। तो N21 जो हो गया हमारा माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तन सूचकांक, ये बराबर हो जाएगा हमारा माध्यम 1 में प्रकाश का वेग डिवाइडेड बाय माध्यम 2 में प्रकाश का वेग। फिर एक और होता है निरपेक्ष अपवर्तन सूचकांक। इसमें कुछ नहीं है बच्चों, इसमें एक माध्यम जो है हमारा वो फिक्स हो गया है, वो है निर्वात या वायु। तो कोई भी, जैसे हमारा पीछे हमने पढ़ा था कि वायु से कांच में प्रवेश कर रहा है, तो हम बोलेंगे कि कांच का अपवर्तन सूचकांक क्या होगा। तो हम उसे बोलेंगे, पहला हमारा फिक्स हो गया, हमें निकालना है कांच का, तो वो नीचे आ गया, तो निर्वात अथवा वायु में प्रकाश का वेग डिवाइडेड बाय माध्यम ए में या 1 में या कांच में, जिसमें भी आप बोलेंगे प्रकाश का वेग। और इसमें प्रकाश का वेग हमें मालूम है, हमने पढ़ा था निर्वात या वायु में प्रकाश का वेग होता 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारा हो जाता है प्रकाश का वेग। ये हमारा फिक्स हो गया। हमें अपवर्तन सूचकांक दिया हुआ है तो हमें प्रकाश का वेग निकाल सकते हैं। हमें प्रकाश का वेग दिया हुआ है तो हम निरपेक्ष अपवर्तन सूचकांक निकाल सकते हैं।
और आप लोगों के लिए जो हीरा होता है, हीरम का जो निरपेक्ष अपवर्तन सूचकांक है वो सबसे ज्यादा होता है, और वो होता है 2.42। ठीक है। हीरे का निरपेक्ष अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, वो होता है 2.42। यहाँ पे प्रकाश का वेग आ जाएगा, यहाँ पे हीरे में फिर स्पीड आ जाएगी जो भी आएगी, और हमें यहाँ पे हीरे का अपवर्तनांक निकल आएगा। अब आइए लेंस के बारे में। सबसे पहले तो बच्चों दो इंपॉर्टेंट लेंस है, दो महत्वपूर्ण लेंस है हमारे बारे में, जिसके बारे में पढ़ेंगे। एक होता है अवतल लेंस, दूसरा होता है उत्तल लेंस। अवतल लेंस को हम अपसारी लेंस भी कहते हैं। क्यों कहते हैं ये अभी हम पढ़ेंगे। और उत्तल लेंस को हम अभिसारी लेंस कहते हैं। बनावट में जो होता है, अवतल लेंस कोनों से जो होता है चौड़ा और बीच से पतला। इसके विपरीत उत्तल लेंस जो है हमारा, वो कोनों से हो गया पतला और मध्य में चौड़ा हो गया। ये हमारा अपसारी है। अपसारी का मतलब इसमें प्रकाश फैलता है, और ये अभिसारी है, इसका मतलब प्रकाश इसमें सिकुड़ता है। अब जानते हैं अवतल लेंस के बारे में बच्चों। माना कि ये एक कांच का स्लैब है, एक कांच की एक शीट है, उसमें हम कांच के दो गोले काटते हैं। एक गोला ये काटा, एक गोला ये काटा। यहां ध्यान रखना, इन दोनों गोलों के बीच में थोड़ा सा गैप है। ये दोनों गोले काटने के बाद में हम थोड़ा सा यहां पे इसको पॉलिश कर देंगे, कटर पॉलिश करेंगे, थोड़ा सा यहां पे काटेंगे और पॉलिश कर देंगे, तो हमें क्या फिगर मिलेगी? हमें ये इस टाइप का कुछ मिल जाएगा कांच का। और यही होता है हमारा बच्चों अवतल लेंस। अब जिन दो गोलों को हमने काटा है, उन दोनों गोलों के जो मध्य बिंदु होते हैं, जो केंद्र होता है, जो सेंटर होता है, वो कहलाया जाता है लेंस का वक्रता केंद्र। यहां दो गोले हैं, दो केंद्र हैं, तो लेंस के दो वक्रता केंद्र होंगे। दो गोलों को काटा है हमने, दो गोलों से काटा है, तो दो वक्रता केंद्र होंगे। इसी तरीके से उत्तल लेंस में वैसे ही एक माना कांच का एक स्लैब है, इसमें भी हमने दो गोले काटे। यहां के और वहां के गोलों में फर्क है। वहां दोनों गोलों के बीच में गैप था, यहां दोनों गोले जो है एक दूसरे को काट रहे हैं, दोनों गोले। तो बीच का पोर्शन, हमारा बीच का जो भाग बचा, वो ये वाला बचा। आप देखेंगे ये उत्तल लेंस है। इसमें भी जो दोनों गोले हैं, उनका जो केंद्र है, जो दो गोले उत्तल लेंस को बनाने के लिए प्रयोग हुए हैं, उन दोनों गोलों के केंद्र को हम कहते हैं वक्रता केंद्र। इसलिए उत्तल लेंस के भी दो वक्रता केंद्र होते हैं, क्योंकि ये भी दो गोलों से बनाया जाता है। अब कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं भी पढ़ लेते हैं बच्चों। वक्रता केंद्र हमने अभी पढ़ा था कि किसी कांच के टुकड़े को जिन दो गोलों की सहायता से काटकर लेंस बनाया जाता है, उन दोनों गोलों के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, और इन्हें C1 और C2 से दर्शाते हैं। तो किसी कांच के टुकड़े को जिन दो गोलों से काटकर लेंस बनाया जाता है, उन गोलों के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है। फिर है, किसी लेंस के मध्य बिंदु को प्रकाशिक केंद्र कहा जाता है। आप देखेंगे ये लेंस का मध्य बिंदु है, इसे O से दर्शाते हैं। ये लेंस का मध्य बिंदु है, ये इधर लेंस का मध्य बिंदु है। तो लेंस के मध्य बिंदु को हम कहते हैं प्रकाशिक केंद्र या प्रकाशिक बिंदु। और तीसरा है मुख्य अक्ष। किसी लेंस के दोनों वक्रता केंद्र और प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली काल्पनिक एवं सीधी रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। तो आपको ये तो समझ में आ गया कि लेंस के दोनों वक्रता केंद्रों से होकर जा रही है। आपको ये भी समझ में आ गया कि लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर जा रही है, और ये भी है कि सीधी है। लेकिन ये एक काल्पनिक रेखा है, ये वास्तविक तो हो नहीं सकती, ये एक काल्पनिक रेखा है, क्योंकि गोले तो होंगे नहीं लेंस में। तो एक काल्पनिक रेखा है हमारी, उसको हम कहते हैं मुख्य अक्ष। ये तीन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण परिभाषा हैं।
कुछ और परिभाषाएं जान लेते हैं बच्चों। माना कि ये एक अवतल लेंस है जिसका ये प्रकाशिक बिंदु है। ये है अवतल लेंस का मुख्य अक्ष, जो कि दोनों वक्रता केंद्र और प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली रेखा है। अब मुख्य अक्ष के समांतर कोई एक प्रकाश की किरण आती है जो अवतल लेंस से टकराती है और यहां इसका अपवर्तन होता है। अपवर्तन के बाद ये अपसारित हो जाती है। अब अगर हम इस किरण को पीछे बढ़ाएं तो ये मुख्य अक्ष के जिस बिंदु को काटेगी उस बिंदु को कहेंगे हम अवतल लेंस का फोकस बिंदु। यानी मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को हम कहते हैं अवतल लेंस का फोकस बिंदु। इसी तरीके से बच्चों, माना ये उत्तल लेंस है और ये इसका प्रकाश केंद्र है। ये है अब उत्तल लेंस का मुख्य अक्ष जो दोनों वक्रता केंद्र और प्रकाश केंद्र से होकर जा रहा है। यहां पे भी एक किरण आती है जो मुख्य अक्ष से समांतर है और उत्तल लेंस से टकराती है। अपवर्तन के बाद बच्चों ये किरण मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है उस बिंदु को हम कहते हैं उत्तल लेंस का फोकस बिंदु। अब ये किरण अगर मुख्य अक्ष के नीचे से भी होकर आ रही है और ये मुख्य अक्ष के समांतर है, ये मुख्य अक्ष ऊपर है, ये मुख्य अक्ष से नीचे है, तो यहां पर भी मुख्य अक्ष से समांतर आने वाली किरण ये भी मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटेगी अपवर्तन के बाद उस बिंदु को हम उत्तल लेंस का फोकस बिंदु कहेंगे। ठीक है बच्चों, प्रकाशिक केंद्र और फोकस बिंदु के बीच की दूरी कहलाई जाएगी फोकस दूरी। ये अवतल लेंस की थी और इसी तरह ये हमारी हुई उत्तल लेंस की फोकस दूरी। प्रकाशिक केंद्र और फोकस बिंदु के बीच की दूरी को हम कहेंगे फोकस दूरी। लेंस का भाग जिसके माध्यम से प्रकाश लेंस में प्रवेश करता है, यहां से प्रकाश कर सकता है प्रवेश, उत्तल लेंस में यहां से कर सकता है प्रवेश, तो इसको हम कहेंगे लेंस का अपर्चर। क्या कहेंगे बच्चों? इसे कहेंगे लेंस का अपर्चर। तो ये कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं थी। अब कुछ हम नियम पढ़ लेते हैं उत्तल लेंस के और अवतल लेंस के। बहुत ही साधारण नियम, बहुत साधारण नियम। पहला नियम यह है बच्चों कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के दूसरी ओर फोकस बिंदु से होकर गुजरती है। यह हमने अभी पढ़ा है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण अपवर्तन के बाद उत्तल लेंस में मुख्य अक्ष उत्तल लेंस के फोकस दूरी से होकर गुजरती है। ऐसे ही अगर प्रकाश की एक किरण जो फोकस बिंदु से आए और लेंस से टकराए तो फोकस बिंदु से आने वाली प्रकाश की किरण लेंस से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। आप देखेंगे इन दोनों में बिल्कुल विपरीत हैं। ये समांतर किरण है मुख्य अक्ष के, अपवर्तन के बाद लेंस के फोकस बिंदु से होकर गुजर गई। ये फोकस बिंदु से होकर आई और अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। ठीक है। और दूसरा है हमारा अवतल लेंस का। इसमें क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण अपवर्तन के बाद अपसरित हो रही है और यह मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है या वो मुख्य अक्ष के फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। ऐसे ही कोई प्रकाश की किरण जो अवतल लेंस के फोकस पर जाती हुई प्रतीत हो रही है वो अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। यह भी बिल्कुल इसका विपरीत है। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण अपसारित हो गई, ये फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। हमने फोकस बिंदु का जो परिभाषा पढ़ी थी उसमें भी हमने पढ़ा था कि जिस बिंदु पर
से आती प्रतीत होती है उसको फोकस बिंदु कहते हैं। तो वही है ये चीज, ये मुख्य अक्ष समांतर आने वाली किरण है और ये अपवर्तन के बाद ये आती हुई प्रतीत होती है हमारे अवतल लेंस के फोकस बिंदु से, और या अवतल लेंस के फोकस पर जाती हुई प्रतीत होने वाली किरण, प्रकाश की किरण अवतल लेंस से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। और एक कॉमन रूल है, समान नियम है दोनों के लिए, उत्तल लेंस और अवतल लेंस के लिए, कि प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली किरण, अगर कोई प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र से निकल रही है तो उसमें कोई भी विचलन नहीं होगा। तो प्रकाशित केंद्र से गुजरने वाली किरण बिना किसी विचलन के लेंस से होकर निकल जाती है। ये दोनों के लिए समान है, उत्तल लेंस के लिए भी और अवतल लेंस के लिए। ये दो आप नियम याद रखिए, आपके काफी परेशानी खत्म हो जाएगी। अब हम देखते हैं बच्चों, अलग अलग जगह पे अगर हमने वस्तु रखी है तो उसका प्रतिबिंब उत्तल लेंस कैसे बनाता है। टोटल हमने 6 जगह पे इसको कंसीडर किया है। पहला है, अगर वस्तु अनंत पर रखी हो। हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर वस्तु अनंत पर हो तो जो प्रकाश की किरणें लेंस पे गिरेंगी वो होंगी सारी की सारी मुख्य अक्ष के समांतर। तो हमने 2 किरण मुख्य अक्ष के ऊपर दिखाई हैं समांतर, 2 किरणें नीचे दिखाई हैं मुख्य अक्ष के। और अभी हमने पढ़ा था कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण अपवर्तन के बाद उत्तल लेंस के फोकस बिंदु से होकर गुजरती हैं। तो ये जितनी भी किरणें हैं हमारी सारी की सारी फोकस बिंदु से होकर गुजरेंगी। और हमारा प्रतिबिंब कहां बनता है, जहां 2 या 2 से अधिक अपवर्तित किरणें मिलें। जैसा कि परावर्तन में था कि प्रतिबिंब वहां बनता था जहां 2 या 2 से अधिक परावर्तित किरणें मिलती थी। लेंस के केस में 2 या 2 से अधिक अपवर्तित किरणें जहां मिलती हैं वहां पे हमारा प्रतिबिंब बनता है। तो हमारा प्रतिबिंब बनेगा यहाँ पे F2 पर, स्थान F2 है। आकार आप देखें बिल्कुल बिंदु जैसा है। ये किरणें वास्तव में मिल रही हैं तो हमारा प्रतिबिंब वास्तविक होगा, और वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है। तो वस्तु यदि अनंत पर हो तो प्रतिबिंब जो है उसका F2 फोकस पर बनता है, आकार उसका बिंदु होता है और वो वास्तविक और उल्टा होता है। अब दूसरी स्थिति देखिए। दूसरी स्थिति में अगर वस्तु जो है वो लेंस के पास आ गई है, अनंत से लेंस के पास आ गई, लेकिन C1 यानी वक्रता केंद्र से पहले ही है। तो अनंत और वक्रता केंद्र से पहले अगर वस्तु रखी है तो क्या होगा, एक किरण आएगी बच्चों मुख्य अक्ष समांतर, अपवर्तन के बाद वो लेंस के फोकस बिंदु से होकर गुजर जाएगी। दूसरी किरण जो है वो प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी, और अगर प्रकाशिक केंद्र से होकर कोई किरण जाती है तो उसमें कोई विचलन नहीं होता, तो ये बिना विचलित हुए सीधी निकल जाएगी। ये दोनों किरणें हमारी मिलेंगी फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र के बीच में। आप देखेंगे यहां पे ये दोनों किरणें यहां पे मिली, यहां पे हमने इसका प्रतिबिंब बनेगा। इसका मतलब ये देखेंगे आप, प्रतिबिंब का आकार जो है वो वस्तु के आकार से छोटा है। हम कह सकते हैं कि अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में अगर कोई वस्तु रखी है तो उसका प्रतिबिंब फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र के बीच में बनता है। उसका आकार वस्तु से छोटा होता है, वो वास्तविक है और उल्टा है। आगे आने वाली सभी स्थिति में आप देखेंगे कि हमने 2 किरणें दिखाई गई हैं वस्तु से। एक किरण जो है वो हमारी मुख्य अक्ष समांतर होगी और दूसरी किरण होगी हमारी प्रकाशिक केंद्र से गुजरेगी। आप देखिए तीसरी स्थिति में देखेंगे बच्चों कि जो वस्तु है वो लेंस के थोड़ा और पास में आ गई है, वो अब आ गई है वक्रता केंद्र पर। तो एक किरण जो है, जैसा मैंने बताया था, एक किरण जाएगी मुख्य अक्ष समांतर और दूसरी प्रकाशिक केंद्र से। तो जो मुख्य अक्ष समांतर जाएगी वो अपवर्तन के बाद फोकस बिंदु से होकर गुजर जाएगी, जो प्रकाशिक केंद्र से होकर निकलेगी वो सीधी रह जाएगी। आप देखेंगे कि इसका प्रतिबिंब दूसरी ओर, मुख्य अक्ष दूसरी ओर C2 पर वक्रता केंद्र पर ही बनता है। तो यदि कोई वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हुई है तो उसका प्रतिबिंब भी दूसरी तरफ वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, और इसका आकार जो होगा वो आप देख रहे होंगे, इसका आकार बिल्कुल इसके बराबर होगा, और ये वास्तविक होगा और उल्टा होगा। तो अगर कोई वस्तु किसी उत्तल लेंस के
वक्रता केंद्र पर रखी है तो उसका प्रतिबिंब दूसरी तरफ वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, जिसका आकार वस्तु के आकार के बराबर होगा और वो वास्तविक होगा और उल्टा होगा। अब हम और पास आ जाते हैं चौथी कंडीशन में। अब हम रखते हैं C1 और F1, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में वस्तु रखते हैं। जाएंगी दो किरणें वैसे ही, एक जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर जो फोकस बिंदु से होकर निकल जाएगी, और दूसरी हमारी जाएगी प्रकाशिक केंद्र से होकर। अब आप देखेंगे प्रतिबिंब दूर होता जा रहा है, अब प्रतिबिंब C2 से आगे हो गया और इसका आकार भी बढ़ गया। आप देखेंगे इसमें कि अगर वस्तु हमारी C1 और F1 के बीच में है तो दूसरी ओर C2 से आगे, वक्रता केंद्र से आगे हमारी प्रतिबिंब बनेगा, जिसका आकार वस्तु के आकार से बड़ा होगा, और ये वास्तविक होगा और ये उल्टा होगा। क्लियर है? अब तक आपने देखा होगा चार में से एक तो अनंत पे था, उसमें तो सारी किरणें समांतर थी मुख्य अक्ष के, बाकी जितने भी किरणें हैं वो एक समांतर आती है और एक प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरती है, और सभी केसेस में प्रतिबिंब हमारा बना है वास्तविक और उल्टा, सभी केसेस में अभी तक। और इसमें आप ये भी देखेंगे जैसे जैसे हमारी वस्तु हम लेंस के पास लेके आते जा रहे हैं वैसे वैसे हमारा प्रतिबिंब दूर बनता जा रहा है। पहले जब अनंत पे था तो फोकस पर बना, जब C1 से पहले था तो F2 और C2 के बीच में बना, जब C1 पे था तो C2 पे बन गया, अब जब C1 और F1 पे है तो ये C2 से आगे चला गया, और इसका आकार भी पहले बिंदु था, फिर छोटा बड़ा हुआ, फिर बराबर हो गया, अब और बड़ा हो गया। अब देखिए पांचवी कंडीशन। पांचवी कंडीशन में हम और लेके आए पास, वस्तु का फोकस पे ले आए। फिर वही एक किरण हमारी जाएगी मुख्य अक्ष समांतर, वो फोकस बिंदु से होकर निकल जाएगी। दूसरी किरण हमारी जाएगी प्रकाशिक केंद्र से होकर बिना विचलित के। आप देखेंगे ये दोनों किरणें समांतर हैं तो ये नहीं मिलेंगी, ये केवल अनंत पे मिलेंगी जाके, और इनका आकार बहुत बड़ा होगा वस्तु का आकार। तो अगर वस्तु हमारी उत्तल लेंस के फोकस पर रखी है तो प्रतिबिंब का जो स्थान होगा वो होगा अनंत पर, जो उसका आकार होगा वस्तु से बहुत बड़ा होगा, लेकिन वास्तविक होगा और उल्टा होगा। लास्ट कंडीशन है, जो अंतिम कंडीशन है, वो ये है कि हम वस्तु को और पास लेके आए F1 और O के बीच में, F1 फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में। फिर वही होगा, दो किरणें, एक किरण समांतर, वो फोकस बिंदु से होकर निकल गई, दूसरी किरण जाएगी हमारी प्रकाशिक केंद्र से होकर। यहां देख रहे होंगे आप कि दोनों के बीच में जो गैप है ये बढ़ता चला जा रहा है, दोनों के बीच का अंतर, दूरी जो बढ़ती चली जा रही है, तो ये भैया नहीं मिलेंगे कहीं। अब क्या करें? अब हम इनको पीछे बढ़ाते हैं, दोनों को हम पीछे देखेंगे, यहां पे आके मिले, यहां पे फिर हमारा जो वस्तु बने का प्रतिबिंब है हम यहां पे बना सकते हैं, लेकिन ये काल्पनिक होगा, वास्तविक तो है नहीं। ये तो हमने लाइनें बढ़ाई तो हमें दिख रहा है ऐसा, ये तो काल्पनिक है। तो वस्तु यदि प्रकाशिक केंद्र और फोकस बिंदु के बीच में रखी हुई है उत्तल लेंस में, तो प्रतिबिंब जो है वो वस्तु के समान तरफ, जिस तरफ वस्तु रखी है उसी तरफ बनेगा। उसका आकार वस्तु से बड़ा है, उसका आकार वस्तु बड़ा होगा, लेकिन ये काल्पनिक होगा और सीधा होगा। अब तक सारे उल्टे थे, ये सीधा है। ठीक है? अब देख रहे थे बच्चों कि अवतल लेंस में प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। इसमें केवल दो स्थिति होती है। पहली स्थिति है कि वस्तु अनंत पर रखी है, तो वस्तु यदि अनंत पर है तो इसमें जो प्रकाश की किरणें आएंगी वो मुख्य अक्ष के समांतर आएंगी, जैसा हमने पहले भी देखा था। तो एक किरण प्रकाश के मुख्य अक्ष समांतर ये आई, एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष समांतर ये आई। ये दोनों किरणें अपसारित होंगी अवतल लेंस से, तो इसलिए अपसारित होंगी, और ये मुख्य अक्ष के फोकस से आती हुई प्रतीत होंगी। हमने पहले पढ़ा था कि मुख्य अक्ष के समांतर अगर कोई किरण अवतल लेंस पर आती है तो अपसारित होने के बाद वो अवतल लेंस के फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। ऐसे ही नीचे वाली किरण भी अवतल लेंस पर पड़ेगी और यहां से अपसारित हो जाएगी, और ये भी फोकस बिंदु से आती हुई प्रतीत होगी। तो बच्चों यहां पर जो स्थान है वो F1 हुआ। उत्तल लेंस होता तो अब अभिसारित हो रही थी, यहां पे बन रहा था हमारा प्रतिबिंब, लेकिन ये अवतल लेंस है तो इसमें वस्तु की तरफ ही हमारा प्रतिबिंब बनेगा। आकार बिल्कुल वही बिंदु होगा,
लेकिन ये होगा काल्पनिक और सीधा। उत्तल लेंस के केस में था ये वास्तविक और उल्टा, अवतल लेंस में ये बनेगा काल्पनिक, बिकॉज वास्तव में तो किरणें नहीं मिल रही, यहां पे ये मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं। इसी तरीके से वस्तु यदि अनंत और C1 के बीच में रखी है तो एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, अपसारित होगी और वो अवतल लेंस के फोकस बिंदु से आती हुई प्रतीत होगी। दूसरी जो प्रकाश की किरण है वो हमारी प्रकाशिक केंद्र से होकर निकलेगी और ये दोनों किरणें हमारी मिलेंगी उसी तरफ जिस तरफ हमारा वस्तु रखी हुई है। ये प्रतीत हो रही है, ये वास्तविक नहीं बनेगा, ये भी जो है मुख्य अक्ष के फोकस से आती प्रतीत हो रही है। तो ये दोनों किरणें यहां पे काट रही है, यहां पे हमारा प्रतिबिंब बनेगा। तो इसका स्थान हो जाएगा F1 और O प्रकाशिक केंद्र के बीच में। आकार आप देख रहे होंगे वस्तु से बहुत ही छोटा है, लेकिन ये काल्पनिक होगा और सीधा होगा। तो इसमें अवतल लेंस में केवल दो परिस्थितियां हैं और आप देखेंगे यहाँ पे अवतल लेंस में कि हमेशा ये दोनों में वो प्रतिबिंब जो है हमारा वस्तु के आकार से छोटा है और काल्पनिक है। अवतल लेंस से वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता, अवतल लेंस से केवल काल्पनिक प्रतिबिंब ही बनता है। अब देखते हैं लेंस के सूत्र। तीन मुख्य सूत्र हैं बच्चों लेंस में। पहला है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, जहां पे u है वस्तु और प्रकाशिक केंद्र के बीच की दूरी, v है प्रतिबिंब और प्रकाशिक केंद्र के बीच की दूरी और f है लेंस की फोकस लंबाई। लेंस के जितने भी न्यूमेरिकल्स आएंगे उसमें 70-80% न्यूमेरिकल्स में ये वाला जो फॉर्मूला है वो आपको यूज करना पड़ेगा। अगर आप याद करें तो दर्पण में था 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, यही फॉर्मूला था, केवल यहां माइनस की जगह प्लस था और प्रकाशिक केंद्र की जगह वहां पे था ध्रुव। दूसरा किसी लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को अभिसरण या अपसरण करने की मात्रा को उस लेंस की क्षमता कहते हैं कि कितनी किरणें वो अभिसरित कर सकता है या अपसरित कर सकता है, कितनी किरणें कर सकता है, उसकी जो मात्रा है उसको कहते हैं हम लेंस इतना शक्तिशाली है या लेंस की ये क्षमता है। और लेंस की क्षमता को हम दर्शाते हैं बच्चों 1/f। फोकस को हम अगर 1/f कर दें तो हमें निकल जाती है लेंस की क्षमता। और लेंस की क्षमता हमेशा हम डायोप्टर में निकालते हैं जब f हमारा मीटर में हो। तो अगर f हमारा किसी ने सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो हम पहले f को मीटर में बदलेंगे, उसके बाद 1/f करेंगे, फिर जो p निकलेगा वो आएगा उतना डायोप्टर। डायोप्टर इसका मात्रक है, ध्यान रखिएगा ये चीज, डायोप्टर जब f जो है आप मीटर में होगा। और तीसरा जो इसमें सूत्र है वो है आवर्धन का, m इज इक्वल टू h'/h इज इक्वल टू v/u। ये भी कुछ बराबर है, मिलता हुआ है दर्पण के आवर्धन से। दर्पण के आवर्धन में केवल -v/u था, यहां पे है +v/u। h' वही है प्रतिबिंब की ऊंचाई, h है वस्तु की ऊंचाई। तो m इज इक्वल टू h'/h इज इक्वल टू v/u, इसका भी काफी हमारा उपयोग होगा। अब दूरी मापने के नियम, इसमें ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है, ज्यादा परेशानी नहीं है, 4 नियम आप याद कर सकते हैं। पहला नियम है बच्चों, वस्तु प्रतिबिंब और फोकल लंबाई के लिए दूरियां O के संदर्भ से ली जाती हैं। जो हमारा प्रकाशिक केंद्र है उससे हम जो दूरियां हैं सारी की सारी उससे लेते हैं। प्रकाशिक केंद्र के बाएं हाथ में स्थित वस्तु और प्रतिबिंब की दूरी ऋणात्मक होगी। यहां से अगर बाएं हाथ में लेंगे हम, जितने भी हमारी दूरियां होंगी माइनस में होंगी, और दाहिनी तरफ लेंगे तो वो धनात्मक होंगे, प्लस होंगी। उदाहरण के लिए आरेख में O से वस्तु ये भी बाएं तरफ है तो ये क्या हो गई हमारी ऋणात्मक हो गई। प्रतिबिंब भी बाएं तरफ है तो ये भी क्या हो गया ऋणात्मक। तीसरा है अवतल लेंस की फोकस दूरी सदैव ऋणात्मक होती है जबकि उत्तल लेंस की फोकस दूरी सदैव धनात्मक होती है।
जैसे अवतल दर्पण की भी फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक थी और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी भी धनात्मक थी। तो आप ये याद कर सकते हैं, अवतल लेंस हो या दर्पण कोई मतलब नहीं है, अवतल लेंस और अवतल दर्पण दोनों की फोकस दूरी हमेशा होती है ऋणात्मक, जबकि उत्तल लेंस और उत्तल दर्पण इन दोनों की फोकस दूरी होती है धनात्मक। और अंतिम है, मुख्य अक्ष के ऊपर की दूरी, ऊपर की ऊंचाई जो है वो धनात्मक होगी और नीचे की ऊंचाई ऋणात्मक होगी। यहां पे अगर आप देखते हैं तो ये मुख्य अक्ष ऊपर है वस्तु, तो इसकी हम जो ऊंचाई लेंगे वो लेंगे हम धनात्मक, और ये आई हमारी मुख्य अक्ष नीचे, तो इसकी हमारी ऊंचाई होगी ऋणात्मक। इसमें बहुत सारे सवाल बच्चों ऐसे आते हैं जहां पे वो बताते हैं प्रतिबिंब कहां बनेगा, उसकी प्रकृति कैसी होगी। तो आप जब फॉर्मूले लगा के प्रतिबिंब निकालते हैं तो वो माइनस में आता है, तो अगर वो माइनस में आता है तो इसका मतलब वो उल्टा बन रहा है, वास्तविक है उल्टा प्रतिबिंब है, बिकॉज वो मुख्य अक्ष के नीचे बन रहा है। ठीक है, आइए हम कुछ इसमें प्रश्न भी कर लेते हैं। एक पारदर्शी माध्यम है जो दो सतहों से ढका है, जिनमें से कम एक सतह गोल है। इसमें बच्चों आपका जो इसका उत्तर है वो पहले ही लाइन में है, पारदर्शी माध्यम। लेंस होता है उसका माध्यम जो है पारदर्शी होता है, दर्पण में पारदर्शी नहीं होता। तो इसमें 4 में से 3 जो है हमारे ऑप्शन वो दर्पण के हैं, तो दर्पण नहीं होगा, इसका आंसर होगा हमारा उत्तल लेंस। फिर किसी उत्तल लेंस के सामने फोकस पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब का आकार, स्थिति और प्रकृति क्या होगी। हमने अभी पढ़ा था कि अगर उत्तल लेंस के सामने फोकस पर अगर हमारी वस्तु रखी है तो हमारा जो प्रतिबिंब का जो आकार था वो बहुत बड़ा होता था, क्योंकि उसकी स्थिति होती थी अनंत पर। तो इस प्रतिबिंब जो बनेगा हमारा अनंत पर बनेगा, उसका आकार बहुत बड़ा होगा, वो वास्तविक होगा और उल्टा होगा। फिर है, यदि माध्यम 1 में प्रकाश की गति 2c है और माध्यम 2 में प्रकाश की गति 3c है, तो माध्यम 1 का माध्यम 2 के संदर्भ में अपवर्तनांक क्या होगा। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल। हम करते थे माध्यम 1 का माध्यम 2 के संदर्भ में जब निकालते थे तो हम कहते थे n12 इज इक्वल टू, अब n2 बाद में आ रहा तो हम करते ऊपर लिखते थे माध्यम 2 में प्रकाश की गति अपॉन माध्यम 1 में प्रकाश की गति। n12 इज इक्वल टू माध्यम 2 में प्रकाश की गति अपॉन माध्यम 1 में प्रकाश की गति, और n12 होता है माध्यम 1 का 2 के सापेक्ष अपवर्तनांक, जो कि पूछ रहा है। तो माध्यम 2 में प्रकाश की गति कितनी है, 3c, 1 में कितनी है 2c, तो 3c अपॉन 2c हो जाएगा, c से c कट गया, 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1.5, तो इसका आंसर हो गया हमारा 1.5। ठीक है, चौथा सवाल है बच्चों, किसी वस्तु की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, उन्होंने हाइट दे दी, h दे दिया, वस्तु की ऊंचाई दे दी। वस्तु को 20 सेंटीमीटर फोकस लंबाई वाले उत्तल लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। उत्तल लेंस है, फोकल लंबाई 20 है, तो उत्तल लेंस की फोकस लंबाई हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है, धनात्मक होती है, तो f हो गया हमारा +20। फिर बोलता है कि वस्तु को रखा है हमने 25 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो वस्तु हमें 25 सेंटीमीटर, u हमेशा माइनस में होता है, u भी हो गया -25। तो छवि का स्थान प्रकृति ज्ञात कीजिए और छवि की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल, आप ये वाला फॉर्मूला इसमें लगा सकते हैं, 1/v - 1/u = 1/f, या 1/v हो गया आपका 1/f + 1/u। f है आपका जैसे बताया हमने प्लस होगा +20, u है -25, ये आपका निकल के आएगा, तो v आपका बराबर आ जाएगा 100 सेंटीमीटर। तो आपका जो छवि है, छवि का स्थान हो गया, प्लस में आया तो 100 सेंटीमीटर दाहिनी तरफ, उत्तल लेंस के दाहिनी तरफ हो गया। अब फिर हमने फॉर्मूला पढ़ा था h'/h = v/u। v कितना है बच्चों, यहां पे हमने अभी निकाला 100, u कितना है -25, तो ये कितना हो जाएगा -4, तो h'/h क्या हो गया -4, तो h' कितना हो गया बराबर 4 × h, h कितना है 5, तो -4 × 5 -20 सेंटीमीटर,
इसका मतलब ये उल्टा बनेगा, प्रतिबिंब हमारा उल्टा बनेगा। जो हाइट है इसकी -20 आई है, ये हमारा प्रतिबिंब उल्टा बनेगा और छवि की ऊंचाई हो जाएगी हमारी 20 सेंटीमीटर। ठीक है, कुछ और प्रश्न देखते हैं बच्चों। एक है 4 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक वस्तु 15 सेंटीमीटर फोकल लंबाई के उत्तल लेंस के सामने 25 सेंटीमीटर पर रखी हुई है। तो ज्ञात क्या करना है, स्पष्ट छवि प्राप्त करने के लिए स्क्रीन को दर्पण से कितनी दूरी पर रखना चाहिए। यानी छवि जो बन रही है वो स्क्रीन पर बन रही है और स्क्रीन को कितनी दूरी पर रखेंगे, इसका मतलब वस्तु कहां बन रही है, इसका मतलब हमें निकालना है v। फॉर्मूला है 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। हमें निकालना है v। f कितना है यहां पे बच्चों, 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर प्लस का, क्योंकि ये उत्तल लेंस है। u हमेशा होता है माइनस में, कितना है 25 सेंटीमीटर। वस्तु 25 सेंटीमीटर रखी है तो u हो गया हमारा -25 सेंटीमीटर। इसको अगर हल करोगे तो 1/v निकल आएगा तुम्हारा 2/75, यानी v हो जाएगा 75/2। 75/2 हो गया 37.5 सेंटीमीटर पर। तो छवि हमारी बनेगी बच्चों प्रकाशिक केंद्र से 37.5 सेंटीमीटर पर, और ये प्लस है तो दूसरी तरफ बनेगी, दाहिनी तरफ। छवि की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमें आवर्धन का सूत्र मालूम है, आवर्धन बराबर होता था h'/h। h' क्या है, छवि की ऊंचाई, h क्या है, वस्तु की ऊंचाई, और ये बराबर होता था v/u के। यहाँ v कितना है, हमने अभी निकाला था 75/2, u कितना है -25, तो ये v/u हो जाएगा -1.5 के, और h' हो जाएगा फिर ये बराबर हो जाएगा 1.5 इंटू h। h कितना है, वस्तु की ऊंचाई 4 सेंटीमीटर, तो h' हो जाएगा 1.5 इंटू -4 बराबर -6। तो वस्तु की ऊंचाई हो जाएगी 6 सेंटीमीटर और ये मुख्य अक्ष के नीचे होगी क्योंकि माइनस में है। फिर वो बोल रहे हैं कि छवि का निर्माण दिखाने के लिए एक किरण आरेख बनाएं। हम क्या करेंगे, एक उत्तल लेंस बनाएंगे, फिर एक हम मुख्य अक्ष बनाएंगे, उस पर हम मार्क करेंगे F1 और C1 बाईं तरफ, F2 और C2 दाहिनी तरफ, बीच में हो जाएगा लेंस के बीच में प्रकाशिक केंद्र। लेंस से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर हम मार्क करेंगे F1 को, क्योंकि फोकल लंबाई 15 सेंटीमीटर है और वस्तु है 25 सेंटीमीटर पर, तो 10 सेंटीमीटर और आगे चलेंगे, वहां पे हम 4 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक वस्तु बनाएंगे। वहां से 2 किरण जाएंगी, एक जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर, और ये अपवर्तन के बाद कहां से जाएगी, मुख्य अक्ष में उत्तल लेंस के फोकस पॉइंट से दूसरी तरफ। दूसरी जो किरण है वो जाएगी लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर। ये दोनों किरणें उत्तल लेंस से दूसरी तरफ मिलेंगी 37.5 सेंटीमीटर पर, जहां पे छवि बन रही है, छवि बन रही है 37.5 पर। तो यहां से 37 लेंस से प्रकाशिक केंद्र से 37.5 दूरी पर ये किरणें मिलेंगी। हम वहां से फिर नीचे छवि बनाएंगे 37.5, जो ऊंचाई होगी वो हो जाएगी बच्चों 6 सेंटीमीटर की, और वो मुख्य अक्ष के नीचे है तो ये हो जाएगी -6 मुख्य अक्ष के नीचे। ठीक है, ये हो गया आपका किरण आरेख। फिर है प्रकाश के गुण क्या हैं। तो हमने पढ़े थे बच्चों प्रकाश के गुण। एक गुण था प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है। दूसरा गुण था प्रकाश की गति निर्वात में अथवा वायु में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, ये दूसरा गुण था। तीसरा गुण था प्रकाश तरंगों या कणों में चलता है। चौथा गुण था प्रकाश के मार्ग में अगर कोई हम अपारदर्शी वस्तु रख दें तो उस वस्तु का प्रतिबिंब पीछे की तरफ बनता है, क्योंकि प्रकाश एक सीधी रेखा में जा रहा है, उसका मार्ग हमने अवरुद्ध कर दिया तो फिर उसकी छवि बनेगी पीछे। और आखिरी गुण था इसका कि प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ये प्रकाश के गुण थे। अगला सवाल है बच्चों,
16 सेंटीमीटर फोकल लंबाई वाले उत्तल लेंस द्वारा 4 सेंटीमीटर ऊंची छवि बनाई जाती है। प्रतिबिंब लेंस से 24 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। वस्तु का स्थान, छवि की प्रकृति और आवर्धन ज्ञात करें। आप देखेंगे ये सवाल बिल्कुल 5वें सवाल की तरह है। जो इसमें फर्क है वो केवल इतना है, यहाँ पे वस्तु की ऊंचाई दी हुई थी, यहाँ पे प्रतिबिंब की ऊंचाई दी हुई है। यहाँ पे फोकल लंबाई दी हुई है f बराबर 16 प्लस 16 हुआ है, उत्तल लेंस है। ऊपर दी हुई थी हमें कि वस्तु कहाँ रखी है, इसका मतलब u दिया हुआ था -25। यहाँ पे दिया हुआ है प्रतिबिंब कहाँ मान रहा है, v = 24 सेंटीमीटर है। हमें वस्तु का स्थान यानी u निकालना है और छवि की प्रकृति जो निकलेगा, जितने भी जो भी निकलेगा उस हिसाब से हम छवि की प्रकृति बताएंगे और आवर्धन हम बता देंगे v/u करके। तो बिल्कुल वही वाला 1/v - 1/u = 1/f फॉर्मूला लगेगा और उससे हम u निकाल लेंगे। ठीक है। फिर है उत्तल और अवतल लेंस में 3 अंतर बताइए। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं भाई उत्तल लेंस की जो आकार होता है ऊपर से पतला होता है, बीच से मोटा होता है। अवतल लेंस ऊपर से मोटा होता है, बीच से पतला होता है। एक तो अंतर यही हो गया। दूसरा, उत्तल लेंस जो है वो प्रकाश की किरणों को अभिसारित करता है, जबकि अवतल लेंस अपसारित करता है। इसलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, अवतल लेंस को अपसारी लेंस बोला जाता है। एक है कि अवतल लेंस से सदैव जो है हमारा जो प्रतिबिंब बनता है वो काल्पनिक ही होता है। आपने देखा होगा वस्तु से छोटा और काल्पनिक, जबकि उत्तल लेंस में वो काल्पनिक भी हो सकता है और वास्तविक भी होता है। तो ये 3 अंतर आप बता सकते हैं। फिर है एक लेंस की क्षमता 1d या 1 डायोप्टर है। इसकी फोकल लंबाई ज्ञात करें। बहुत ही आसान है बच्चों। एक डायोप्टर का मतलब हो गया, इसका मतलब फोकल लंबाई भी उसकी 1 है। तो P = 1/f और ये 1 है, एक ही है। तो P को आप एक जगह 1 रखेंगे बराबर 1/f, तो f हो जाएगा 1 मीटर। और बच्चों 1 मीटर किसके बराबर होता है, 100 सेंटीमीटर के। ठीक है, P = 1/f। P है हमारा 1 मीटर, डायोप्टर में है ये, तो 1 मीटर, तो 1 बराबर हो गया 1/f, f हो गया 1 मीटर, और 1 मीटर हो गया बच्चों 100 सेंटीमीटर के। तो इसका आंसर होगा A, 100 सेंटीमीटर। आखिरी के कुछ और प्रश्न देख लेते हैं बच्चों। एक अपसारी लेंस 0.5 के आवर्धन के साथ एक आभासी छवि बनाता है। तो अपसारी लेंसेस का मतलब ये अवतल लेंस हो गया और इसका आवर्धन है 0.5। यदि लेंस से वस्तु की दूरी 6 सेंटीमीटर है तो लेंस से वस्तु की दूरी, इसका मतलब u दिया है, u हमारा है इसमें -6 सेंटीमीटर। तो लेंस की फोकल लंबाई की गणना करें। आसान सवाल है। आवर्धन बराबर क्या होता है बच्चों, v/u। तो v बराबर हो गया आवर्धन इंटू u। आवर्धन कितना है 0.5, u कितना है -6, तो v बराबर हो गया -6 × 0.5 बराबर -3। तो हमें v मिल गया, हमें u मालूम है, हमें f निकालना है। फॉर्मूला लगाएंगे हम 1/v - 1/u = 1/f। तो 1/f हो जाएगा हमारा -1/6। f बराबर हो जाएगा -6 सेंटीमीटर। तो इसकी फोकल लंबाई हो गई हमारी -6 सेंटीमीटर की। और ये अवतल लेंस है तो फोकल लंबाई इसकी माइनस में है। ठीक है। फिर है एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर उत्तल लेंस से होकर गुजरती है। लेंस से गुजरने के बाद किरण किस दिशा में मुड़ेगी। हमने पढ़ा था बच्चों, ये एक नियम भी था कि उत्तल लेंस में अगर कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है और उत्तल लेंस पर पड़ती है तो फिर उत्तल लेंस से होने के बाद वो अपवर्तित होकर मुख्य अक्ष की ओर और लेंस के फोकस बिंदु से होकर चली जाती है। तो ये हमारी उत्तल लेंस से होने के बाद ये किरण जो है वो मुख्य अक्ष की दिशा में मुड़ेगी। फिर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाते हुए प्रकाश की किरण के मुड़ने को क्या कहते हैं। हमने पढ़ा था कि जब एक माध्यम से प्रकाश की किरण दूसरे माध्यम में जाती है तो उसमें प्रकाश की गति बदल जाती है और इस कारण वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है और इसको कहते हैं हम अपवर्तन।
तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाते हुए प्रकाश की किरण के मुड़ने को हम कहते हैं अपवर्तन। अब है प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन में क्या अंतर है। एक अंतर सबसे बड़ा वही है बच्चों की परावर्तन में जो प्रकाश की किरण है वो परावर्तित हो जाती है, वो चमकदार सतह पर पड़ती है और परावर्तित हो जाती है, जबकि अपवर्तन में वो जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो फिर वो अपने मार्ग से मुड़ जाती है। ठीक है, ये जो है प्रकाश में परावर्तन और अपवर्तन में मुख्य अंतर है। आखिरी सवाल है बच्चों, एक दर्पण और एक लेंस की फोकल लंबाई -15 है, -15 सेंटीमीटर है, वे किस प्रकार के दर्पण और लेंस है। पहला ऑप्शन है दोनों अवतल हैं, दूसरा है दोनों उत्तल हैं, सी है पहला अवतल दूसरा उत्तल, और डी है पहला उत्तल दूसरा उत्तल। तो बच्चों हमने पढ़ा था कि फोकल लंबाई अगर माइनस है तो वो दर्पण हो या लेंस वो होता है अवतल। तो अगर -15 सेंटीमीटर है तो चाहे वो दर्पण है चाहे वो लेंस है वो अवतल होगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा दोनों अवतल, ए हमारा इसका उत्तर होगा। तो बच्चों ये था प्रेजेंटेशन हमारा लेंस के ऊपर, जिसमें हमने अपवर्तन के बारे में पढ़ा। आशा है ये आप लोगों को पसंद आया होगा। इसमें कोई भी अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप मुझे मेल लिख सकते हैं, आप मेरे से फोन पे बात कर सकते हैं। अब लाइट परावर्तन और अपवर्तन में, प्रकाश परावर्तन और अपवर्तन में जो बचा हुआ है जितना भी पोर्शन, वो मेरे अगले प्रेजेंटेशन में सारा का सारा सम्मिलित होगा। तो प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन में तीसरा और अंतिम प्रेजेंटेशन मैं कुछ ही दिनों में पोस्ट करूंगा। धन्यवाद।